आज की इस बैठक में 24 माननीय मंत्रीगणों को रहना था, उनमें से 16 यहाँ उपस्थित हैं। 14 सांसदों को रहना था, उसमें से 10 यहाँ उपस्थित हैं। 115 विधायकों को यहाँ रहना था, 64 विधायक यहाँ उपस्थित हैं। 44 जिलों के अध्यक्षों को रहना था, 38 जिला के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है, इन सभी से पूछा जाए संगठन पर्व के इस महान कार्य में उनकी रुचि क्यों नहीं है, किस कारण वो मीटिंग में नहीं है। ये कतई स्वीकार्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से अधिक व्यस्त कौन हो सकता है, कोई बताए। अगर माननीय मुख्यमंत्री पूरे कार्यक्रम में, एक सुबह से लेकर पूरे कार्यक्रम में यहाँ तक बैठ सकते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री को सबके बारे में तय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। आज की इस सदस्यता अभियान की बैठक के सम्मानित अध्यक्ष, राज्यसभा में हमारे साथी, देखने में बहुत सीधे सामान्य और संघर्ष करने और लड़ने में बहुत तेज। मैं जानता हूँ मुस्कुराते भर हैं, लेकिन बड़ी जालिम इनकी मुस्कुराहट है। माननीय श्री मदन राठौर जी, कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में उपस्थित मंडल के भी अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे, जिला इकाई के भी अध्यक्ष रहे, प्रांत के महामंत्री भी रहे। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे 24 कैरेट के सोना हैं, तपे तपाए हैं। हम इन्हें संगठन के बारे में कुछ बताएं, संभवतः ये उचित नहीं होगा। और हमारे उत्तर भारत में एक कहावत है, पूत के पैर पालने में नज़र आते हैं। आपको अपने सरकार के बारे में क्या आपने किया है बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ख्याति कम से कम हमारे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार तक तो फैली हुई है। बहुत बार क्या होता है कि सहजता का लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं। तो हमारे यहाँ एक दूसरी कहावत है, सीधक मुँह कुकुर चाटे। तो लोग ये समझ बैठते हैं कि सीधे आदमी को जैसे चाहो अपने आप से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपने अपने जनवरी से लेकर आज तक के कार्यकाल में यह सिद्ध किया है कि ये जो हमारे संगठन की भट्टी है ना, इस भट्टी से तप करके जो भी निकलेगा उसे मंत्री बना दो, महामंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, किसी पद पर भी बैठा दो, वो अपने औचित्य को सिद्ध कर देगा। मैं जानता हूँ यह प्रदेश बदनाम था परीक्षा में नकल के लिए। कोई भी ऐसी परीक्षा होती ही नहीं थी जिसमें पेपर लीक करता ना हो। 17 के बारे में तो मैं उत्तर प्रदेश में बैठ के खुद जानता हूँ, 17 परीक्षाओं का डिटेल है मेरे पास। बाकी के बारे में आप जानते होंगे। आपने भी 5 परीक्षाएं कराई हैं यहाँ, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप आपके ऊपर नहीं लग पाया। और इसका कारण है, आपने पहले दिन अपनी मंशा जाहिर की, जो लोग पेपर लीक कांड के जिम्मेदार होंगे उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। लड़कों के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़
नहीं करने दिया जाएगा। आपने कड़ाई से कार्रवाई की है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने के वाले समय में आप जिस मॉडल को बनाएंगे वो पूरे देश में स्थापित होगा। सीधे हैं, सरल हैं, तो बहुत बार लोग सोचते हैं कोई भी गुंडाई कर लेगा, लेकिन आपने राजस्थान के गुंडों की जिस प्रकार से नकेल लगाई है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना करके बड़े बड़े ऐंठने वालों को आपने जिस प्रकार से सीधा किया है, हमारे योगी जी कुछ चर्चा ज़्यादा में आ गए हैं। आप उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है और आपने उससे कम काम नहीं किया है। अपनी सरकार की उपलब्धियों को आप बता ही रहे थे। मैं अगर गिनाने चलूँगा तो ये सदस्यता अभियान छूट जाएगा और आपकी उपलब्धियों की ही मैं चर्चा करता रह जाऊँगा। किसी दिन जब हम आपके 1 साल पूरा होने के ऊपर बैठेंगे तो विस्तार से आपकी ही बात करेंगे। हमारे कार्यक्रम में हमारी बहन वसुंधरा दीदी यहाँ नहीं हैं। उन्हें यहाँ न होने की बहुत पीड़ा है। उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी से भी कहा और मुझसे भी कहा। परसों जब वो दिल्ली आई थी तो मैं खुद देख रहा था, बड़ी अजीब सी कमज़ोर सी लग रही थी। मैंने उनसे पूछा भी आज अध्यक्ष जी से कि वसुंधरा दीदी इतनी कमज़ोर क्यों लग रही थी। यह उनका कार्यकर्ता बोध था। हमारा एक विधायक, हमारा दुर्भाग्य है हमारे बीच में आज नहीं है, वो उससे मिलने गई। मिलने के बाद उन्हें दिल्ली की बैठक में आना था। 700 किलोमीटर की यात्रा सड़क से पूरी करके वो दिल्ली पहुंची थी। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। 10 साल यहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, 5 बार सांसद रही हैं, बहुत सारे विभागों को उन्होंने संचालित किया है। मैं कम से कम 2 विभागों की चर्चा कर सकता हूँ। एक तो जिसे आजकल हम लोग MSME विभाग कहते हैं, उस समय उसका नाम MSME विभाग नहीं होता था। खरीदी और टेंडर में गरीब और छोटे व्यवसायियों के माल को खरीदने की प्राथमिकता दी जाए। बड़े उद्योगपतियों को या सरकार को भी छोटे उद्योगपतियों के उत्पाद को खरीदने की बाध्यता की जाए। पहली बार यह रिजर्वेशन इस देश में वसुंधरा जी ही लेकर के आई थी जब वो केंद्रीय राज्य मंत्री थी, और 98 में पहली बार सांसद बनी और बनते ही मान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बन गई। मैंने कहा ना, पूत के पैर पालने में नज़र आते हैं। मार्च में सांसद बनी और मई में आप सबका सौभाग्य है 5 बार विस्फोट करके हमने पूरी दुनिया को एक चुनौती दिया था कि भारत की यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अपने हित के खिलाफ जाने को कतई नहीं तैयार है। और भारत की ओर से सबसे मजबूत लड़ाई करने का काम एक विदेश राज्य मंत्री के रूप में आपकी वसुंधरा दीदी ने किया था। मैं उनके ऊपर और उनकी उपलब्धियों पर भी बोलूं तो बोलता रह जाऊंगा। कभी मौका आएगा तो उन पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हक है उनका, बहुत कुछ दिया है उन्होंने इस राजस्थान को। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उनका एहसान मानना चाहिए। कम से कम एक योजना की चर्चा मैं ज़रूर कर दूंगा, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। भामाशाह योजना, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने भामाशाह योजना को आयुष्मान भारत योजना के नाम से उनसे प्रेरणा लेकर के प्रारंभ किया। मंच पर बैठी हुई हमारी दूसरी बहुत सम्मानित परिवार की सदस्या, लोकसभा की भी सदस्य रही हैं, संप्रति आप विधायक हैं, आपको उप मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया है। मैंने राजस्थान में आने के पहले राजस्थान की वित्तीय स्थिति का सारा आंकड़ा मंगवाया था। आपने जो आर्थिक समीक्षा रिलीज़ की है वो भी मेरे पास है, और जो बजट आपने प्रस्तुत किया है वो भी मैंने पढ़ा है।
और मैं आपको बधाई दे सकता हूं, आपने एक बहुत प्रगतिशील, बहुत संतुलित, व्यापक रूप से गरीबोन्मुखी बजट प्रस्तुत करके राजस्थान के विकास को एक नई दिशा देने का काम किया है। हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेम प्रकाश बैरवा जी सुबह से हमारे साथ हैं, एयरपोर्ट पर आए थे। मैं इस स्वागत के लिए भी उनका आभार प्रकट करता हूँ। मंच पर बैठी हमारी बहन, हमारे बीच में आप लोगों ने कहा कि राजस्थान के अंबेडकर हैं, यही आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। आपके अध्यक्ष जी ने अभी आपको समझाया कि अपने बारे में अच्छा बोला करिए, बोलना है तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलिए। आप न सीख पाए तो दामोदर जी से सीख लीजिए। जब इन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की तो कहा कि मुख्यमंत्री ने 45% वादे निभा दिए, और जब अध्यक्ष जी ने कहा कि अपने बारे में अच्छा बोलिए तो दामोदर जी खड़े हुए और कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने 50% वादे निभा दिए। तो अच्छा तो बोलिए। अंबेडकर ही बनाना है तो राजस्थान का अंबेडकर न बनाइए, पूरे भारत का अंबेडकर बनाइए। और सच क्या है, 1951 के बाद हम सबको माननीय प्रधानमंत्री का आभारी होना चाहिए। हमारे दलित कार्यकर्ताओं का यह दुर्भाग्य है कि हमने अपने कार्यकाल में दलित समाज के लिए जितना कुछ किया है हम उसे जनता के बीच में नहीं ले जा पाते। 1951 के बाद 65 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, कभी किसी दलित व्यक्ति को इस देश का कानून मंत्री नहीं बनाया गया। पहली बार अगर कोई दूसरा दलित बना है तो हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी बैठे हैं। उन्होंने भी सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं किया था। अम्बेडकर जी को भी सरकारी नौकरी दी गई थी, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। आप भी सरकारी में नौकरी में थे और आपने भी सरकारी नौकरी को लात मार करके देश की सेवा करने को अपने जीवन का अंग बनाया। तो बहुत कुछ समानता है आप में, बस अंग्रेजी बोलना सीखना पड़ेगा। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जब तक आप अंग्रेजी न बोलिए, मैं एक दिन राज्यसभा में बोल रहा था इस बात को, जब तक आप अंग्रेजी न बोलिए लोग आपको पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं। एक अजीब सी गुलामी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। कभी भाषाई राजनीति पर मैं आपके बीच में बहुत लंबी चर्चा करूंगा। हम आज भी मानसिक रूप से अंग्रेजी के और अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि गोरे अंग्रेज तो चले गए थे, काले अंग्रेज इस देश में 65 साल तक राज्य करते रहे और उन्होंने भारत की भाषा को कभी राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया। हमारे बीच में माननीय भागीरथ जी, आपको कहीं से लगता है कि ये केंद्रीय मंत्री हैं? ऐसी भी विनम्रता किस काम की? थोड़ा सा तो कभी कभी टेढ़े हो जाया करिए। कौन? आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन कौन सा खेल खेलते हैं। यही खेलते खेलते बहुत लोगों को पटक के मंत्री बन गए। इस कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय अरुण चतुर्वेदी जी ने, जिन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट आप सबके सामने प्रस्तुत की। हमारे सामने बैठे हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सीपी जोशी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अशोक जी, और कहाँ चले गए राजेंद्र राठौर जी। देखिए, मैं नज़र सब पर रखता हूँ, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व है कि मुझे बताइए, कोई संगठन से ऊपर नहीं है। उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सारे जिलाध्यक्ष, प्रदेश कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य बंधुओं, प्रदेश पदाधिकारी बंधुओं, संभाग प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्रीगण,
प्रदेश प्रकोष्ठों के सम्मानित संयोजकगण, जिला प्रभारी और सह प्रभारी और सह संयोजकगण, जिला सदस्यता टीम के सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित महापौर और उप महापौरगण, बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यगण, आईटी, सोशल मीडिया और मीडिया के प्रभारीगण, और जो यहाँ ब्लॉक प्रमुख या उस स्तर के लोग बैठे हैं, मैं उन्हें जानकारी ज़रूर दूँ। जानना चाहिए आपको, जो देश से टीम बनी थी उसमें ब्लॉक प्रमुखों का, पंचायत प्रमुखों का नाम नहीं था। आप सबको आभारी होना चाहिए आपके प्रदेश अध्यक्ष का, जिन्होंने इसका एहसास किया कि हमारी संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में हमारे ब्लॉक प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको अतिरिक्त रूप से बुलाया जाए, और मैंने इनसे कहा कि आप ज़रूर बुला लीजिए। हाँ, प्रधान, अच्छा, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। मित्रों, यह महाराणा प्रताप के साहस की धरती है, ये राजा सूरजमल के शौर्य की धरती है। यह भामा शाह, जब भी महाराणा प्रताप का नाम लिया जाएगा तो मैं अपने को भी इसी बहाने जोड़ लूँ, भामा शाह का भी नाम लिया जाएगा। यह भामा शाह के समर्पण की धरती है। बचपन में मैं कहानियाँ पढ़ता था पन्नाधाई के बलिदान की, ये पन्नाधाई के बलिदान की धरती है। मीरा के बारे में हम लोगों ने न जाने कितना पढ़ा, यह मीरा के भक्ति की धरती है। और अब जब ही आप बता रहे थे कि आप 2 करोड़ पेड़ लगा चुके, 50 करोड़ लगाएंगे, तो मुझे लग रहा था कि वास्तविक रूप से इस राजस्थान की गरिमामय महिला अमृता बेनीवाल को अगर किसी ने सहानुभूति देने का काम, श्रद्धांजलि देने का काम किया तो आपने किया। यह अमृता बेनीवाल के आत्मोत्सर्ग की धरती है। अमृता बिश्नोई, मुझे खुशी है, मैं गौरव का एहसास करता हूँ, मुझे इसका अभिमान है कि मुझे दक्षिण के प्रांतों बहुत दिए गए। सबसे पहले सबसे सुदूर दक्षिण लक्षद्वीप दिया गया, फिर थोड़ा सा उत्तर केरल लाया गया, फिर थोड़ा सा उत्तर कर्नाटक लाया गया, और अब मैं राजस्थान आ गया, जहाँ की सेवा करना देश के हर नागरिक के लिए एक सपना हो सकता है। मैं अपने पार्टी का इसके लिए आभारी हूँ। आप लोग कभी गोरखपुर जाइएगा, आप में से जो लोग, कोई गया है क्या? गए हैं तो आप रेलवे स्टेशन से उतरे होंगे तो आपने एक ही मूर्ति देखी होगी। अगर सचमुच गए हैं तो रेलवे स्टेशन से, तो बहुत भव्य मूर्ति, चेतक पर सवार मूर्ति, महाराणा प्रताप के सौष्ठव को ध्यान रखते हुए बनाई गई मूर्ति गोरखपुर में स्थापित करने का काम हमने और योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिसका उद्घाटन माननीय राजनाथ सिंह ने किया था। तो इस धरती के प्रति तो पूरे देश का एक अलग प्रकार का नशा, एक अलग प्रकार का भाव है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिखी है, सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन क्षुधा की मार। आप समझ सकते हैं किसके ऊपर लिखा गया है। सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन क्षुधा की मार, नमन उन्हें मेरा सतबार। अर्धनग्न जिनकी प्रिय माया, शिशु विष्णुमुख जर्जर काया, रणकी ओर चरण दृढ़ जिनके, मन के पीछे करुण पुकार, नमन उन्हें मेरा सतबार। वीर तुम्हारा लिए सहारा, टिका हुआ है भूतल सारा, होते तुम न कहीं तो अब तक, उलट गया होता संसार, नमन उन्हें मेरा सतबार। महाराणा प्रताप को नमन करता हुआ, प्रातः सूर्य हिंदुआ सम्राट महाराणा प्रताप को नमन करता हुआ मैं अपनी बातें शुरू करने जा रहा हूँ।
हाँ, आपको विषय पर आ रहा हूँ ना। आप जब कभी खाना खाने जाते हैं होटल में, मृधा जी, ज्योति जी, तो पहले स्टार्टर आता है कि नहीं आता है? तब ना मेन कोर्स आता है। तो अब हम लोग मेन कोर्स पे जा रहे हैं। जल्दीबाजी नहीं है ना? हो तो बताइएगा, छोटा करूँगा। इतना भी अच्छा नहीं करूँगा कि आप लोग, मैं बोलता रहूँ और आप लोग छोड़ के चले जाएं। निश्चिंत रहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की अकेली पार्टी है। सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की अकेली पार्टी है। इस देश में 1500 राजनीतिक संगठन है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हम किसी व्यक्ति पर आधारित पार्टी नहीं, हम किसी परिवार पर आधारित पार्टी नहीं, हम किसी सेलिब्रिटी के आधार पर पार्टी नहीं। हम परिवार से संचालित होकर के राजनीति नहीं करते। हम सिर्फ 2 चीज़ों पर आधारित हैं। हमारे राजनीतिक काम करने का उद्देश्य और हमारी विचारधारा और हमारे आप जैसे कार्यकर्ता। कल रक्षाबंधन था, हम सब हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। 1:30 बजे के बाद से, हमारे उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तो 1:30 बजे के बाद से लगन आया था, यहाँ 3 बजे बाद आया। आप सब अपने अपने घरों में, एक देश में एक ही हिंदू है जो रक्षाबंधन नहीं मनाता है। आप उसका नाम जानते हैं? हाँ, एक व्यक्ति ऐसा हिंदू है जो रक्षाबंधन नहीं मनाता और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता है। मूर्ख इतना बड़ा है, इतनी नासमझी है। अरे भाई, तुम ईसाई हो, छिपा के रखते हो, दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हो, तुम्हारे दादा पारसी थे, तुम्हारे पिता अर्ध पारसी थे, तुम्हारी माताजी ईसाई थी। स्वीकार करो ना कि मैं हिंदू नहीं हूँ। 142 करोड़ लोगों को तुम कब तक मूर्ख बनाते रहोगे? बड़ी पुरानी कहावत है, कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं। वो कांग्रेस के लोग हैं जिनको वो हमेशा के लिए मूर्ख बनाते हैं, कांग्रेसियों की जमात। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, जो 2024 के चुनाव में मूर्ख बन गए। वो सब वापस आ चुके हैं, अब कोई है नहीं, सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन सारे लोगों को सारे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ट्विटर पर फोटो डाली है, बहन जी को चाप के पकड़े हुए हैं, दोनों का हाथ दिख रहा है, न कोई राखी लगा रहा है न कोई राखी लगाए हुआ है, और रक्षाबंधन की शुभकामना दे रहे हैं। हे भगवान, किसी ने कहा बालक बुद्धि, बालक भी इससे अधिक बुद्धिमान होता है। मैं तो नहीं मानता हूं कि बालक बुद्धि होंगे। कल उनका एक ट्वीट चल रहा था, एक वीडियो, एक छोटी सी 6 साल की बच्ची, मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, मेरे परिचय में बताया गया, 6 साल की बच्ची की कितनी समझ होती है मैं जानता हूं। 6 साल की बच्ची से उन्होंने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगी? हम सब अपने बच्चों को सिखाते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि वो डॉक्टर और इंजीनियर का मतलब जानते हैं। एक झुंझुना होता है। बच्ची ने कहा डॉक्टर बनेंगे। उनका अगला सवाल था, न्यूरोलॉजिस्ट बनोगी कि कार्डियोलॉजिस्ट बनोगी? तो वो इतने महान ज्ञानी हैं, 6 साल की बच्ची से पूछते हैं कि दिमाग की डॉक्टर बनोगी कि हृदय की डॉक्टर बनोगी? हड्डी के बारे में भी पूछा उन्होंने कि ऑर्थोपेडिक सर्जन बनोगी। तो भाई, उनका ज्ञान उन्हीं को मुबारक हो और उन्हीं के लोगों तक रहने दीजिए। जाका गुरु है अंधला चेला निपट निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों क्यों पड़ंत। आने दीजिए चुनाव, पूरी कांग्रेस चली जाएगी। भगवान उनको बनाए रखे और कांग्रेस का नेता बनाए रखे। तो मित्रों, विषयांतर फिर हो गया।
भारतीय जनता पार्टी इस देश की अकेली पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित पार्टी है। हम नेता आधारित पार्टी नहीं है। किसी भी वर्तमान या निवर्तमान को, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, यह भ्रम कतई नहीं पालना चाहिए कि यह संगठन उनके कारण सत्ता में आता है। इस संगठन को भजनलाल जी सत्ता में लाए हैं क्या? नहीं, आप जैसे कार्यकर्ता लेकर के आए और पार्टी ने आपका सम्मान किया। आपके बीच में से कार्यकर्ता, खाटी कार्यकर्ता को निकाल करके आपका मुख्यमंत्री बना करके दिया। हम कार्यकर्ताओं के आधार पे चलते हैं, हम विचारधारा के आधार पर चलते हैं। एक ऐसी विचारधारा जिसमें आज तक हमने कोई बदलाव किया ही नहीं, पहले दिन से लेकर आज तक। भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर के आज 1980 में बनते बनते मुझे लगता है कि 44 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के 44 साल के कार्यकाल में बहुत से कार्यकर्ता बदले होंगे, बहुत से मुख्यमंत्री बदले होंगे, प्रधानमंत्री बदल गए, केंद्रीय मंत्री बदल गए। नहीं बदली तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ नहीं बदली। जो हमारी पार्टी को छोड़ करके गया या तो निराश होकर के घर बैठ गया या अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और लौट करके वापस हमारी पार्टी में आ गया। हमारे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी से ताकतवर कोई नहीं था। जो प्रतिष्ठा कल्याण सिंह जी की अपने ज़माने में थी वो आज भी किसी की उत्तर प्रदेश में नहीं है। इतना बड़ा त्याग उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए किया था मुख्यमंत्री रहते हुए। भगवान श्री राम का यह सारा आंदोलन चाहे जिसने भी चलाया हो, हम आभारी होंगे अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के, जिन्होंने गलत एफिडेविट लेकर दिया कि हम इस मंदिर की सुरक्षा करेंगे और अपनी कुर्सी को दांव पे लगा दिया। पार्टी छोड़कर गए। बाद में समझ में आया जो मोहब्बत यहाँ कार्यकर्ता को मिलती है, जो अपनापन और स्नेह यहाँ मिलता है, जो आत्मीयता और परिवार का भाव यहाँ मिलता है, जो सम्मान यहाँ मिलता है, वो धरती के किसी पार्टी में नहीं है। और उन्होंने कहा मेरी लाश भी निकलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में निकलेगी। और आपने देखा होगा निकली। भारतीय जनता पार्टी ने ही उनके संपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। विचारधारा हमारी 1921 अक्टूबर का वह दिन संभवतः था जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। विचारधारा जो हमारी उस समय थी, आज के दिन इस मंच पर जब हम खड़े हैं तब भी हमारी विचारधारा वही है। हम एक अकेली ऐसी पार्टी है जो अगर अपने को ख़त्म भी कर दें तो फिर भी पहले से अधिक ताकत से जिंदा हो जाते हैं। एक पक्षी होता है फिनिक्स पक्षी, ज्योति जी आप जानती होंगी, अपनी राख से खड़ा हो जाता है। 1977 में हम लोगों ने अपने भारतीय जनसंघ को ख़त्म कर दिया था, जनता पार्टी में तिरोहित कर दिया था। ईमानदारी के साथ जनता पार्टी के विकास में लग गए थे, लेकिन जब जनता पार्टी के कुछ लोगों ने हमारी विचारधारा को चुनौती दिया, हमारे राष्ट्रवाद को चुनौती दिया, हमारी पंचनिष्ठाओं को चुनौती दिया, हमसे कहा कि नहीं इस देश में सर्वधर्म समभाव नहीं चलेगा, मुस्लिम तुष्टीकरण चलेगा, तो हमने कहा हमको सत्ता को लात मार करके अलग होने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। हमने जनता पार्टी छोड़ दी, सड़क पर आ गए और 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन की स्थापना कर ली, भारतीय जनता पार्टी का नाम दे करके। जनता पार्टी में वो लोग जो आरएसएस की दूसरी सदस्यता के लिए लड़ा करते थे, भारतीय राजनीति में आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, इसीलिए आज हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी।
9 करोड़ सदस्य हैं चीन में, और चीन में कैसे सदस्य होते हैं मालूम है? चीन में लोकतंत्र है। वहाँ का हर नेता अपने से बड़े नेता की गुलामी करता है। यहाँ कोई गुलामी करता है? आप जब चाहेंगे भजनलाल जी से लड़ लेंगे, नहीं लड़ेंगे तो उनको बुरा लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लड़ा करिए, ये मेरा मतलब नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप जब चाहोगे लड़ लोगे, और लड़ने के दूसरे दिन फिर अगर लौट के पहुँचोगे तो उसी प्यार से भजनलाल जी आपका स्वागत कर लेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी है। चीन में ऐसी राजनीति नहीं होती, वहाँ ठाई ठुई होती है। एक बार कह दिया गया कि पूरा मोहल्ला कम्युनिस्ट पार्टी बन जाओ, बन गए। ऐसे फर्जी सदस्यता से 9 करोड़ लोगों ने लिया, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं 18 करोड़ सदस्य हमारी निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और हम अगर चाहते, आप कभी सोच के देखिए, हम अगर चाहते तो इन 18 करोड़ सदस्यों को बरकरार रखते हुए आपसे कह देते कि नए सदस्य बना लो। हमारी संख्या पहले 11 करोड़ थी, आपने डाटा दिया है 11 करोड़ 6 लाख। हमने 6 करोड़ 7 करोड़ और जोड़िए 18 लाख। हमने फिर 5 लाख बना लिया होता, हम 23 करोड़ हो गए होते। हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा सबकी सदस्यता 0। प्रधानमंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ेगी, तभी वो भारत का प्रधानमंत्री बना रहेगा। अन्यथा सदस्यता नहीं लेगा तो उसका पद उससे छूट जाएगा। ये नियम हमने बनाया। हर व्यक्ति नए सदस्यता के साथ, हमारे यहाँ कहा जाता न, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय अन्यानि सर्वाणि नवानि देहि। यह शरीर केचुल की तरह छोड़ता है, कपड़े बदलते हैं, शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। एक नए शरीर में नई आत्मा चली जाती है। आत्मा का स्वरूप कभी बदलता नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस आत्मा को चिति का नाम दिया था, आप जानते होंगे, चित्ती। दीनदयाल जी ने जब एक आत्मदर्शन लिखा, आजकल तो ईमानदारी से पूछूं आप लोगों से, गलत हाथ मत उठाइएगा ना, मैं पकड़ लूंगा। किसने किसने दीनदयाल जी का एक आत्मदर्शन पढ़ा है? मैं पूछ लूंगा, खड़ा करके फंस जाइएगा। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी। अब आप बताइए, समझ में आया अध्यक्ष जी आपका काम कितना बड़ा है? नहीं, खूब डर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। पढ़े होते तो बहुत ताव से खड़ा करते। दीनदयाल जी ने लिखा, मैं एक बार एक रास्ते से जा रहा था, एक साइकिल चला के कोई जा रहा था। मैंने उसको रोका, उससे पूछा ये साइकिल तुम्हारे पास कितने साल से है? साइकिल वाले ने कहा 35 साल से। दीनदयाल जी ने कहा 35 साल से? अरे जिस पैडल को तुम रोज चलाते हो वो कभी तो टूटी होगी। बोला सैकड़ों बार टूट चुकी है, बदलवा लेता हूँ। कहा ये जो घंटी तुम बजाते हो ये भी तो कभी टूटी होगी। कहा 50 बार टूटी है, घंटी बदलवा लेता हूँ। कहा जिस गद्दी पे तुम बैठे हो ये गद्दी भी तो कभी फटी होगी। उन्होंने कहा सैकड़ों बार फटी है, गद्दी बदलवा लेता हूँ। बोले जो पहिया है उसके अंदर जो सीख है लोहे वाली 24 सीखें, ये सीख तो कभी टूटी होगी। कहा तो हर 6 महीना में टूट जाती है, नहीं लगवा लेता हूँ। तो दीनदयाल जी ने उससे पूछा तुम्हारी गद्दी 100 बार टूट चुकी, तुम्हारा पैडल 50 बार टूट चुका, तुम्हारी सीख हर 6 महीने पे तुम्हें बदलवानी पड़ती है, तुम्हारी घंटी न जाने कितनी बार खड़ी हो गई, खराब हो गई, तो फिर तुम कहते कैसे हो कि ये साइकिल तुम्हारे पास 35 साल की है? ये तो अनवरत परिवर्तन से गुजरती हुई साइकिल है। आज से 35 साल पहले जो थी वो आज नहीं है। उस साइकिल वाले ने जो जवाब दिया, उस जवाब से दीनदयाल जी ने लिखा है कि मैंने एकात्म मानव दर्शन की रचना शुरू की। उस साइकिल वाले ने कहा हुजूर हमारी धुरी कभी नहीं बदली है, जो बीच का चेन का धुरी होता है। दीनदयाल जी ने कहा यह धुरी ही चित्ती है, इसी को हम अपनी विचारधारा कहते हैं। अगर हमारी विचारधारा हमारे पास बनी रहेगी
तो ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष राधा मोहन अग्रवाल, ये मदन राठौर, ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमारा संगठन जैसा 31 अक्टूबर को 1951 था, उससे 1000 गुना बेहतर होकर के आज के दिन खड़ा होगा। इसलिए मित्रों, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। इसलिए हमें कार्यकर्ता नहीं बनाने हैं, हमें वैचारिक रूप से संपृष्ट कार्यकर्ता बनाने हैं। और मैंने आपको बीच में सवाल का जवाब देते हुए कहा, फोन से बात करके किसी को कार्यकर्ता न बनाइए। वो कार्यकर्तापन का उसके अंदर भाव नहीं आएगा। संख्या हो जाएगी, 1.25 करोड़ हो जाएंगे, लेकिन वो जो गुरु गोविंद सिंह कहा करते थे ना कि 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, याद है सरदार जी क्या कहते थे? 1.25 लाख में एक लड़ाऊं। हमको कार्यकर्ता की संख्या नहीं चाहिए, हमको अकेले में खड़ा रहने वाला लेकिन 1.25 लाख लोगों से मुकाबला कर लेने वाला कार्यकर्ता चाहिए। और ये कार्यकर्ता अनायास नहीं मिलता। पहली बार आप जब किसी सदस्य को किसी नागरिक को सदस्य बनाने जाएंगे, उसी समय उसको समझ में आ जाएगा कि हम विचारधारा के आधार पे काम करते हैं या हम कांग्रेस की तरह ही घटिया लोग हैं। दिखाओ, बन जाइए सदस्य, भेजत है, भेज रहा हूं, सदस्य बन जाना। वो समझेगा कि हम छद्म लोग हैं, हम खाली संख्या पर देख रहे हैं। हमें संख्या चाहिए, लेकिन क्वांटिटी से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए क्वालिटी है। हमें व्यक्तित्व संपन्न कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है। इसीलिए हम जब किसी को सदस्य बनाने जाएंगे, उसके साथ बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी और माननीय, चूंकि मैं राजस्थान में हूँ, इसलिए वो अपने मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहेंगे, आपको उससे बहस करने का अवसर मिलेगा। वैचारिक रूप से जब वो मजबूत होकर सदस्य बनेगा, तो वो संभव है कि आपके चले जाने के बाद वो अपने गांव में आपसे अधिक मजबूत राजनीतिक कार्यकर्ता बन सके। भारतीय जनता पार्टी का यह उद्देश्य है। हमारी विचारधारा बहुत स्पष्ट है, हम एक चीज पे कोई समझौता नहीं कर सकते। हम लोग अभी गीत गा रहे थे, संगठन का गीत गा रहे थे। हम वो कार्यकर्ता हैं जो ऐश्वर्य के लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हमारे पास ऐसे ढेर सारे मंत्री हैं जिन्हें पदों से हटा दिया जाता है, संगठन के काम में लगा दिया जाता है, वो चूं तक नहीं करते, पता ही नहीं चलता है। जितने जिम्मेदारी से मंत्री पद को निभा रहे थे, उससे अधिक जिम्मेदारी से, मैं दूर क्या कहूं, जेपी नड्डा जी इसके उदाहरण है। जेपी नड्डा से लोकप्रिय कौन मंत्री था? मैं डॉक्टर हूं, पेशे से जानता हूं। हमारी सरकार आई, जेपी नड्डा भी हटाए गए, संगठन में भेजे गए, 6 साल से संगठन चला रहे। उनसे विनम्र इस धरती पर आपने किसी को देखा? आप में से जो भी लोग माननीय जेपी नड्डा से मिलकर के आए होंगे, चेहरे पर एक चमक लेकर के आए होंगे कि यह भारतीय जनता पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ स्तर के भी कार्यकर्ता से इतने प्यार से मिलता है। अगर उनके मन में निराशा रही होती तो वो आत्मीयता का भाव उनके पास रहा होता। हम ऐसे लोग हैं, हमारी प्राथमिकता पद नहीं है, देश है। माखनलाल चतुर्वेदी ने एक छोटी सी कविता लिखी थी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं चढ़ूं प्यार पर और भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। हम वो लोग हैं।
इसलिए हम सुबह शुरू करते हैं भारत माता की जय से, रात में शुरू करते अंत करते हैं भारत माता की जय से। एक नेता है इस देश में, आपने उसका वीडियो देखा होगा, पूछता है ये भारत माँ क्या होती है, ये भारत माँ का जय क्या होता है, कोई मुझे बताए भारत माँ क्या है। अरे मूर्ख, इसी भारत माँ के नाम पर तो इस देश में न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान कर दिया। तुम्हारे कांग्रेसियों के नाते यह देश आज़ाद हुआ है, यह देश आज़ाद हुआ है उन लोगों के नाते जो इस देश के लिए शहीद हो गए। उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाते, जिसने अंग्रेजों को बता दिया कि अब तुम इस देश में नेताजी के रहते हुए शासन नहीं कर पाओगे, तुम्हारे भीख मांगने से तुमको आज़ादी नहीं मिली थी। अंग्रेज यहाँ से डर करके गए थे, यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान के नाते गए थे, भगत सिंह के नाते गए थे, चंद्रशेखर के नाते आगे गए थे, सुखदेव के नाते गए थे, राम प्रसाद बिस्मिल के नाते गए थे। हम उस परंपरा के लोग हैं। इसलिए हमको मजबूती के साथ इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। लक्ष्य बहुत साफ रखिएगा। होता क्या है कि जब हम सदस्यता का वो सब पूरा करना चाहते हैं तो जो अपने सदस्य होते हैं उन्हीं सबको फटाफट बनाने लगते हैं। जो पुराने भाजपा के सदस्य बने हुए, आप में से कुछ लोग कहते हैं कि अरे पुराना वाला डाटा दे दीजिए, मांगते हैं। हमारी राष्ट्रीय बैठक में आप तो बैठे थे ना, एक आदमी ने मांगा है कार्यकर्ता ने कि पुराना वाला डाटा दे दीजिए। वही अपने को बुद्धिमान समझते हैं और हमारे राष्ट्रीय नेताओं को मूर्ख समझते हैं। हम डाटा ही आपको दे देंगे तो हमें नहीं मालूम है क्या कि आप घर में बैठ करके सबको बना डालेंगे। हम आपसे यही कहते हैं, हम एक चुनाव 2024 में लड़े हैं। हमें मालूम है किस क्षेत्र में, किस बूथ में हम कहाँ पिछड़े हैं, किस मतदान केंद्र में हम पिछड़े हैं, किस विधानसभा में हम पिछड़े हैं, किस लोकसभा में हम पिछड़े हैं। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, बावजूद हमें इसका एहसास करना पड़ेगा कि हमारी इतनी निष्पक्ष गैर जातीय राजनीति के बावजूद समाज की कौन से वर्ग हैं, कौन सी जातियां हैं, किस व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं जिन्होंने हमें 2024 में मतदान नहीं किया। चुनाव के समय उनके पास जाइएगा तो कहेंगे देखला चुनाव आ गई, वोट मांगे आ गई। आप भी हम भी 20 साल विधायक रहे हैं। अगर मैं 5 साल काम नहीं करूंगा और मतदान के दिन 1 महीना पहले वोट मांगने जाऊंगा तो यही सब सुनने को मिलेगा। मैं कहता हूं 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी वो होता है जो पूरे 5 साल पढ़ता है, परीक्षा के दिन सोता है। एक विद्यार्थी वो होता है जो पूरे 5 साल लखैरागिरी करता है और परीक्षा के दिन जग जग के सोचता है कि बस पास कर लेना है। हम परीक्षा के दिन पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं, हम पूरे 5 साल पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और इसलिए वह जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, हमारी प्राथमिकता में ऐसे वोटर होने चाहिए। वो तो जानते हैं कि उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, आप उनके पास जाएंगे तो ये आप कहने वाले नहीं हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया। आप यही कहेंगे भैया आपने इतनी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया, आपने हमारे लिए मतदान किया, हम आपके आभारी हैं, हम आपके पास आए हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाइए। वो क्या सोचेगा, ये तो जानता है साला कि हमने वोट नहीं दिया है। कितना मासूम बन करके बैठा कहता है आपने वोट दिया है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी ये हमको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने आया है। मित्रों, दुश्मन के खेमे से जब आप एक वोट निकालते हैं तो आपका 2 वोट बनता है कि नहीं। अभी जो अध्यक्ष जी कह रहे थे, हमारे यहाँ 4 प्रकार की सोच है। सक्रिय विरोधी को निष्क्रिय विरोधी बनाना पहला शर्त। दिन भर जो गरियाता है हम लोग को सड़कों पर, मत लड़िए उससे। चाय पानी, किसी बहाने पान की दुकान, कहीं भी उससे बात करते रहिए। गाली देता है देते रहने दीजिए।
एक दिन थक के कहेगा इसको इतना गाली देता हूँ लेकिन इसके चेहरे पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, एक बार ज़रा बात करके देखूँ कहीं यही तो सही नहीं है, हम ही तो गलत नहीं है। सक्रिय विरोधी को निष्क्रिय विरोधी बनाना यह पहला कदम है। निष्क्रिय विरोधी को निष्क्रिय समर्थक बनाना यह दूसरा कदम है। हम जानते हैं कि डॉक्टर अग्रवाल हमको वोट नहीं देते हैं, सड़क पर हमारे खिलाफ बोलते नहीं हैं, घर में बैठे रहते हैं, जाते मतदान कर देते हैं, साला पता नहीं चलता हमारा ऑटोवा कट के कहाँ चला गया। ये वो लोग हैं जिनके पास हम बैठेंगे तो धीमे धीमे उनका निष्क्रिय विरोध कम होगा और वो निष्क्रिय समर्थक बनेंगे। और तीसरी श्रेणी होती है जो निष्क्रिय समर्थक हैं, यानी हमारे वोटर हैं, हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं। हमारा असली लक्ष्य होता है हम अपने हर वोटर को अपना कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य लेकर के चले। इसलिए आपका लक्ष्य बहुत साफ है। 2019 के मुकाबले 2024 में आपको मालूम है 2019 में हम लोग 22 करोड़ 90 लाख वोट पाए थे और 2024 में हम लोग 23 करोड़ 59 लाख वोट पाए हैं। 69 लाख वोट हमारे बढ़े हैं, फिर भी हमारे ऊपर स्यापा लौटा रहता है। न जाने कितनी हार हमको मिल गई है। 10 ऐसे प्रांत हैं जहां कांग्रेस का एक सदस्य नहीं है। कोई बता सकता है? सड़कों पर लड़ने के लिए आपको औजार तराशने होंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई है? अरे बोलो यार। दिल्ली में कोई है? हिमाचल प्रदेश में कोई है? मध्य प्रदेश में कोई है? उड़ीसा में कोई है? आंध्र प्रदेश में कोई है? अरुणाचल प्रदेश में कोई है? सिक्किम में कोई है? कितने प्रदेश गिनाए जाए? 10 प्रांत ऐसे हैं जहां कांग्रेस का एक सदस्य नहीं और वो जीत की खुशी मना रहे हैं। हमने 75 सालों में पहली बार उड़ीसा में ऐतिहासिक जीत पाई, अपने बल पर उड़ीसा में सरकार बना ली। उड़ीसा के 21 लोकसभाओं में से 20 लोकसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी कर जीत कर चले आए और हम दुख बनकर बैठे रहते, हार गए। अरे यार 11 ठो सांसद क्या बन गए? आपका चेहरा उतर गया? अरे बन गए। कुछ गलतियां हमसे हुई होंगी, कुछ अनजाने में कमियां हमारी रही होंगी। ये अंतिम लड़ाई है क्या? बैठे तो हैं भजन लाल जी, हम लड़ेंगे इनके नेतृत्व में अगला चुनाव, जीत करके दिखाएंगे अपनी सारी की सारी सीटों को वापस। यह लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य के लिए हम इस सदस्यता अभियान को लेकर के चलते हैं। इसलिए मित्रों, हम लोग बार बार मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। एक दिन में ही सब बात होने की ज़रूरत नहीं है। भूख भी आपको लगी होगी, लगी है ना? अनी मन में मुझको कोस भी रहे होंगे आप लोग, बोला बंदी नहीं कर रहा है। तो आप सबको आभार प्रकट करता हूँ। माननीय भजन लाल शर्मा का नाक न कटवाइएगा, इनको सुपनखा न बनाइएगा। बनाएंगे? 1.25 करोड़ अगर कहा है तो 1.25 करोड़ से एक कम सदस्य बन करके नहीं आना है। भारत माता के